हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन जो उत्तराखंड में होने वाले एग्ज़ाम है, उसके जो प्रतियोगी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो इससे पहले लेक्चर में जो हमने जाना था वो जाना था हमारे उत्तराखंड की जो एग्ज़ाम है उसका हिंदी का जो पोर्शन है उसका सिलेबस। तो आज हम जानेंगे, या आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम जानेंगे भाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है ये समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा अपना आज का फर्स्ट लेक्चर। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आज जो हम जानेंगे वो है भाषा। भाषा किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को समझेंगे, ठीक है। तो भाषा क्या होती है? भाषा एक साधन होता है। जैसे हम अपने जो भाव हैं या अपने विचार हैं, जब हम दूसरे को व्यक्त करते हैं तो या तो हम संकेतों के माध्यम से करते हैं जो पुराने टाइम से जो हम करते चले आ रहे थे, या हमें एक ऐसी कोई लैंग्वेज या ऐसी ध्वनि की ज़रूरत होती है जिसे हम प्रोनाउंस कर सकें, जिससे उच्चारण कर सकें और दूसरा उसे समझ सके। तो उसको कहते हैं भाषा। मतलब एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे को स्पष्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखता हुआ चलता हूँ कि भाषा क्या है? एक साधन है। भाषा एक साधन है या एक क्या है? माध्यम है। या क्या है? माध्यम है। कैसा माध्यम है? अपने विचारों को, अपने विचारों या भावों को स्पष्ट करने के लिए, भावों को स्पष्ट करने का माध्यम। ठीक है। तो भाषा क्या है? एक साधन या माध्यम अपने भावों विचारों को स्पष्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब भाषा के बारे में जब हम जानते हैं तो इसके बाद इसके अंतर्गत ही हिंदी भाषा आती है, जैसे फारसी भाषा आती है या इंग्लिश भाषा आती है। हालांकि हमने पढ़नी हिंदी भाषा है तो हम यहाँ पे उसी को लेके चलेंगे। तो अब हम जानेंगे, यहाँ पे देखिए भाषा आप समझ गए होंगे कि अपनी जो भाव या विचार हैं उसको लिखित, कथित तौर पर, या जब हम दूसरे को के साथ अपने विचारों को साझा करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये थ्योरी के रूप में या ये कहें कि इसकी परिभाषा लिखने को आती है तो इसकी एक सिंपल सटीक परिभाषा है जो आप हो सका है आपको याद कर लें तो और अच्छा है। तो भाषा को क्या कहते हैं? ये मानव की या मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी है। क्या है? सार्थक व्यक्त वाणी है, ठीक है। तो इसकी जो इसकी परिभाषा है जो एग्ज़ाम में आती है, या ये कहें कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो होता है मानव की सार्थक व्यक्त वाणी। तो ये पूछ सकता है कि मानव की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें ध्वनि लिख सकता है, वर्ण लिख सकता है, शब्द लिख सकता है और साथ ही भाषा लिख सकता है। तो आपको वहाँ पे भाषा टिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, ये हमारी 3000 भाषाओं में से एक है। 2796 जो भाषाएं हैं और इसमें 400 बोलियां जो हैं वो क्या है? मान्यता प्राप्त है, ठीक है। वो विश्व में मान्यता प्राप्त है। मतलब हमारी टोटल 2796 भाषाएं और लगभग 400 बोलियां हमारी विश्व में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से हिंदी एक भाषा है, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ फिलहाल, ये तो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है जो हमारी शुद्ध जो शब्द हैं, जो हमारे शुद्ध शब्द हैं, उनको जो उच्चारण करने का, या ये कहें कि उनको नियमों द्वारा कैसे निरूपण किया जाता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग वो भी मैं लिख लेता हूँ, हालांकि आगे हम जानेंगे इसको बारे में अच्छे से। तो यहाँ पे व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण कहते हैं शब्दों का शुद्ध रूप, ठीक है। शब्दों का शुद्ध रूप और प्रयोग के जो नियम है, इसमें शब्दों का
जो शुद्ध रूप है तथा प्रयोग के नियमों को दर्शाया जाता है, निरूपण किया जाता है, नियमों का निरूपण। अर्थात जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, शब्दों का जो शुद्ध रूप है या उनके जो प्रयोग के नियम हैं उनको जानते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहता है। ये डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है आप याद रख लें तो ये हमारे आगे काम आएगी, ठीक है। तो हमने जाना भाषा और उसके बारे में, तो मानव की सार्थक व्यक्तवाणी, और उसके बाद व्याकरण के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाषा की जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। जो भाषा होती है वो एक्चुअल में उसके कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के जो प्रकार हैं, इसके प्रकार हैं, तो देखिए हम जो भाषा है उसको कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो भाषा के जो प्रकार हैं, पहला है मौखिक भाषा, ओरल जिसे हम कहते हैं। दूसरा है हमारी लिखित भाषा, ठीक है। और तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा, जिसमें देखिए लिखित भाषा का एक प्रकार नहीं था, मतलब कि ये कहें कि जिसमें लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे जो हमारी भाषा चलती थी वो केवल मौखिक भाषा चलती थी। जैसे लोग शिक्षित नहीं हैं तो वो चीज़ों को पढ़ने में असमर्थ हैं, ठीक है, वो ज्ञान अर्जन करने में असमर्थ हैं। तो होता क्या था कि जैसे हम आपस में बात करते थे, ठीक है, जैसे उस टाइम पे लोग आपस में बात करते थे, तो वे केवल अपने बोलचाल या अपनी जो उनकी क्षेत्रीय बोली है उस हिसाब से ही बात कर पाते थे या उसमें सक्षम थे। तो वो क्या थी, एक मौखिक भाषा थी जो दो व्यक्तियों के परस्पर आपस के सामने होने पर ही व्यक्त होती थी या बोली जाती थी, और वो एक बार बोले जाने पे ख़त्म हो जाती थी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने कोई बात बोल रहा हूँ, तो वह सिर्फ हमारी तब तक सीमित है जब तक वो आपके पास पहुँच रही है या आप जब तक उसको सुनते हैं, उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वो क्या है, एक मौखिक भाषा, या इसको कहें कि एक भाषा का अस्थायी रूप है, ठीक है। तो जब वो मौखिक थी तो वो मौखिक उस टाइम पे पुराचीन समय में मौखिक थी। उसके बाद जब ज्ञान का विकास हुआ, या कहें कि शिक्षा लोगों में बढ़ने लगी, क्षेत्र में विकास होने लगा, तो लिखित भाषा भी आई हमारी, और उसके बाद सांकेतिक भाषा, ठीक है। हालांकि सबसे पहले हमारी सांकेतिक भाषा इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भाषा नहीं थी, तो अपने हाव भाव से उसमें शायद जो हमारे प्राचीन लोग थे वो अपने सांकेतिक कोई संकेत उन्होंने बनाए होंगे, तो जिससे वो अपनी भाषा को या अपने भावों को दूसरे को प्रकट करते होंगे। तो इसको हम क्या समझते हैं आगे, देखिए यहाँ पे जो सांकेतिक भाषा है इसको व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। तो हमारी जो एक्चुअल जो रूप है, या ये कहें कि भाषा के जो एक्चुअल प्रकार हैं वो केवल दो ही हैं, मौखिक और लिखित, क्योंकि सांकेतिक भाषा हमारी व्याकरण में नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप केवल दो ही लिखेगा, मौखिक और लिखित, क्योंकि सांकेतिक व्याकरण में नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं हम, मौखिक भाषा क्या होती है। देखिए जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि मौखिक भाषा, मौखिक मतलब कि केवल जो हम आपस में बोलचाल की भाषा है, या ये कहें कि जो लिखित नहीं है, जिसका साक्ष्य नहीं है, जो अस्थायी है, लेकिन यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, ठीक है। इसमें हम ध्वनि को उच्चारण करके, जैसे क है या ख है या ग है या किसी का भी कोई नाम है, तो केवल उच्चारण, वो उच्चारण क्या है, एक ध्वनि ही तो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे किसी का नाम सूरज है या विनोद है, तो सूरज क्या है कि एक मात्र ध्वनि तो है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसको हमने र बोला, इसको हमने क बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने जो ये ध्वनि संकेत है, जिसको हम चिन्ह करके भी बोलते हैं, तो इससे क्या हुआ कि इसको हमने, इस आकृति को हमने स करके प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया। तो जो सूरज है यह एक क्या है, ध्वनि है, जिसको हमने शब्द चिन्हों या लिपि चिन्हों से समझा, ठीक है। तो ध्वनि को उच्चारण करके क्या करते हैं, हम अपने भावों को साझा करते हैं।
उच्चारण करके भाव स्पष्ट करते हैं, ये लिख सकते हैं, भावों को साझा करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे रेडियो है, ठीक है, या ये कहें कि टेलीफोन है, ठीक है, या कोई भाषण है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो आप समझ गए हैं मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम खाली सिर्फ ध्वनि को उच्चारण करके ही अपने भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है, भाव को साझा करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। तो दूसरा है हमारा, वो है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है, जब चिन्हों या ये कहें कि अक्षरों के माध्यम से हम कोई अपनी बात स्पष्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, चिन्हों या अक्षरों के माध्यम से भाव या विचारों को साझा करते हैं, तो क्या कहलाता है, लिखित भाषा। उदाहरण पे क्या आ जाएगा, देखिए पत्र, ठीक है, पत्र आ जाएगा, कोई हमारा जैसे पत्रिका है वो आ जाएगी, इसमें पुस्तकें आ जाएंगी, ठीक है, जितनी भी पढ़ने की सामग्री होती हैं वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो हमने जाना मौखिक भाषा, जिसमें हम ध्वनि चिन्हों का उच्चारण करते हैं, उससे अपनी बात को या अपने भावों को दूसरे के साथ साझा करते हैं। और साथ ही हमने जाना लिखित भाषा, जिसमें हम चिन्हों का या अक्षरों का उपयोग करते हैं या शब्दों का उच्चारण करते हैं, उपयोग करते हैं, किसके लिए, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे पत्र पत्रिका या पुस्तकें। जो हमारा थर्ड रहेगा, जो हमारा थर्ड है वो है हमारा सांकेतिक भाषा। थर्ड है हमारा सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है, आप सभी को पता ही है, अपने किससे, संकेतों द्वारा या हाव भाव को स्पष्ट करते हैं, या हाव भाव द्वारा दूसरे को अपनी जो है सूचनाएं या भाव स्पष्ट करते हैं। संकेतों द्वारा या संकेतों के माध्यम द्वारा अपने भावों को साझा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या आ जाएगा, जैसे देखिए यातायात पुलिस होती है ना, यातायात पुलिस होती है, तो वो क्या केवल संकेतों द्वारा ही ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वैसे ही, और दूसरा जो होता है मूक बधिर व्यक्ति या लोग होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते लोग होते हैं, वो इन संकेतों का उपयोग करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में पूछता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आप केवल दो ही लिखेंगे, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने समझा कि भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं। तो हम अगला जानेंगे कि भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो उसको हम समझेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, या कई बार कैसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, भाषा के अंतर्गत जो अन्य भाषाएं आती हैं उससे। ठीक है, भाषा के अंतर्गत हमारी विभिन्न भाषाएं और भी आती हैं, जो हैं हमारी फर्स्ट, जैसे हमारी मातृभाषा आती है। मातृभाषा किसे कहते हैं, कई बार पूछ लेता है, ठीक है, या इसका अभिप्राय क्या होता है। सेकंड है हमारी राष्ट्रभाषा, ठीक है। थर्ड है हमारी राजभाषा, फिर है कूट भाषा, फिर है विशिष्ट भाषा,
फिर है व्यक्तिगत बोली भाषा, साहित्य भाषा, साहित्यिक भाषा, उसके बाद है हमारी संचार भाषा, फिर आती है हमारी मानक भाषा, फिर आती है अमानक भाषा, फिर आती है कूट भाषा। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। हाँ, इसमें कृत्रिम भाषा एक और आती है, ठीक है, और इसमें व्यक्तिगत बोली भाषा, इसके साथ ही विभाषा या उपभाषा, ये भी इसमें आती है। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ पर भाषा के अंतर्गत हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कूट भाषा, इतनी भाषाएं आती हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपसे कभी नहीं पूछेगा कि भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं या कितने प्रकार की होती है, तो आप वहाँ पर 12-13 मार्क नहीं करिएगा। आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं और आप वहाँ पर 2 ही कीजिएगा। किंतु मैं यहाँ पे आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत ये भाषाएं आती हैं। हम इनका शाब्दिक अभिप्राय जानेंगे, जिससे आपको हर जो शब्द है उसके बारे में पता चले कि क्या ये आखिरकार भाषा होती है। ये भाषा के अंतर्गत ही आती हैं कुछ भाषाएं, जिनका हम अभिप्राय समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, हालांकि ये एक बार समझने के बाद आपको ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इसको आप इसको आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, जिससे आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मातृभाषा है, देखिए इसमें एक और चीज़ लिख दूँ जो इसका सबसे बेसिक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बोली। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट है हमारा, ये कहें इसके अंतर्गत जो फर्स्ट सबसे छोटी जो इकाई है वो बोली ही है। बोली जो है एक बहुत छोटे क्षेत्र में जो हम बोलते हैं ना, जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसको हम साधारणतया बोली करके संबोधित करते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे क्षेत्र में, इसको आम बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं आप। ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, कोई जिस क्षेत्र में रहते हैं लोग, वो अपनी अपनी भाषा या अपनी जो ध्वनि माध्यम है, ध्वनि संकेत है, उनको हम बोली कहते हैं। जब वही बोली एक बड़े क्षेत्र पे, या ये कहें कि जब वो बोली में साहित्य में गद्य पद्य आते हैं, तो उनका जब विकास होने लगता है या उनमें रचना होने लगती है, तो वो क्या कहलाते हैं? विभाषा या उपभाषा कहलाते हैं। ठीक है, बोली से बड़ी, या ये कहें कि भाषा से, जो बोली से बड़ी हमारी विभाषा या उपभाषा वो होती है जिसमें साहित्य रचना होने लगती है या गद्य पद्य होने लगते हैं। अब उसके साथ ही जब विभाषा या उपभाषा एक और बड़े क्षेत्र में, या ये कहें कि उसमें बहुत ज़्यादा साहित्य या कवियों द्वारा उसका उत्थान किया जाता है और अधिक, तो वो विभाषा या उपभाषा बढ़कर एक संपूर्ण भाषा का रूप ले लेती है। तो सबसे जो बड़ा हमारी आती है वो भाषा आती है। ठीक है, भाषा के अंतर्गत ही विभाषा या उपभाषा आती है, जो इसका छोटा रूप है, और उससे छोटा रूप इसका सबसे क्या है, वो है बोली। ठीक है, मातृभाषा और बोली में थोड़ा ये कहें कि संबंधित, एक दूसरे से थोड़ा इनकी परिभाषा मिलती है। जैसे मातृभाषा ही वो होती है जो बच्चा पैदा होने के साथ अपने क्षेत्र से या अपने माता पिता द्वारा सबसे पहले सीखता है, वो उसकी मातृभाषा है। जैसे हिंदुस्तान में, यहाँ पर भारत में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वो अपनी मातृभाषा या जिस क्षेत्र पे पैदा हुआ है, जिस जिले पे या जिस राज्य पे पैदा हुआ, उसकी भाषा वो सबसे पहले ग्रहण करेगा। तो माता द्वारा, उसकी माँ द्वारा जो प्रथम शिक्षक कहलाती है बच्ची की, उसके द्वारा जो उसको भाषा सिखलाई गई वो मातृभाषा कहलाएगी। तो ठीक है, इसके लिए उसको कोई लिखित या ये कहें कि कोई ज्ञान अर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। वो वहाँ पर जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसी को मातृभाषा कहा जाता है। दूसरा होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा होती है आपकी किसी राष्ट्र में जितने भी अधिकारी हैं, या ये कहें कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, उन सब में जो प्रयुक्त नहीं की जाती है
वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। अब हमारा जो भारत देश है, जो पूरा एक राष्ट्र है, यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्म निवास करते हैं, भिन्न भिन्न लोग निवास करते हैं। यहाँ पर जो पूर्व की तरफ है हमारे, उनकी भाषा अलग है, जो उत्तर या दक्षिणी की तरफ है उनकी भाषा अलग है। तो हर राज्य की भाषा अलग है। अब यहाँ पर हम राष्ट्रभाषा हिंदी को संबोधित ना करके यहाँ पर राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र में जो सिर्फ एक भाषा बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा जो भारत में बोली जाती है वो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है राजकाज की भाषा। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में सिर्फ इतना अंतर है कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, पर हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, या ये कहें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में वो जो हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा है वो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो हमारी पर्टिकुलर हिंदी ही सिर्फ पूरे क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, तो इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ठीक है, हिंदी नहीं है, खासकर ये ध्यान रखें। राजभाषा जो हमारी हिंदी है, हिंदी हमारी राजकाज की भाषा है, जिससे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या उच्च अधिकारी द्वारा जो अपना पत्र लेखन है या कोई भी ऐसा कार्य है राजकाज से संबंधित, तो वो राजभाषा कहलाती है जो हमारी हिंदी है। इसको राजभाषा का दर्जा, देखिए इसका अनुच्छेद है जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हिंदी, इसको अनुच्छेद लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं आपका। 343 के अनुच्छेद में आती है कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और इसी के लिए हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाते हैं हम अपना 14 सितंबर को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन होंगे, तो ये 14 सितंबर लिखिएगा। और साथ ही जो हमारा विश्व हिंदी दिवस है, वो हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जन को मनाया जाता है। और ये भी पूछ लेता है कि हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो ये हमारा ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 14 सितंबर, जब 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। इस वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, कूट भाषा क्या होती है? देखिए, कूट भाषा होती है ऐसी भाषा जिसको कोडिंग या डिकोडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा वॉकी टॉकी होता है या कोई रेडियो होता है जो सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी को कैच करके उसको डिकोड करके अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है या हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है, तो वो भाषा क्या कहलाती है? हमारी कूट भाषा। ठीक है, विशिष्ट भाषा क्या होती है? विशिष्ट स्पेसिफिक भाषा जो एक पर्टिकुलर एक सिस्टम के लिए या ये कहें कि एक यंत्र के लिए बनी होती है, तो उसको कहते हैं विशिष्ट भाषा। जैसा कि कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है कि बाइनरी नंबर्स होते हैं या कहें कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, तो विशिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है, जिसमें वो अपनी भाषा में उसको कोड डिकोड करता है। तो कंप्यूटर की भाषा हमारी विशिष्ट भाषा कहलाती है। अब व्यक्तिगत बोली भाषा, ये आपको बता दिया, व्यक्तिगत बोली भाषा ही बोली कहलाती है या बोली होती है, जिसमें वो आपस की बोलचाल जो होती है उसको व्यक्तिगत बोली भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा वह भाषा जिसमें साहित्य लिखा या रचा जाता है, गद्य पद्य लिखे जाते हैं, वो साहित्यिक भाषा होती है। इसको आप ये कह सकते हैं कि साहित्यिक भाषा ही हमारी विभाषा या उपभाषा होती है, क्योंकि विभाषा या उपभाषा में ही जब बोली का विस्तृत रूप आता है या उससे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो वह साहित्य भाषा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी संचार भाषा, जिसमें हम संचार करते हैं या ये कहें कि संचार की जो माध्यम की जो भाषा होती है वो क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करती है, तो वो संचार भाषा कहलाती है, जिसपे जो वो अपनी जो सूचनाएं हैं उनको समझते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो वो संचार भाषा कहलाती है। अब देखिए, मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा होती है शुद्ध रूप, शब्द का या बोली का शुद्ध रूप, जो भाषा का शुद्ध रूप होता है
उसको हम कहते हैं मानक भाषा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जैसे तिथि बोलते हैं ना, तिथि लिखते हैं तो तिथि को यूँ लिखा जाता है। और मानक के बाद ये देखिए अमानक भाषा, इसका विलोम है। अमानक का अर्थ है जो अशुद्ध बोली होती है, ठीक है। जैसे तिथि को तिथि जो बोलचाल के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। तो मानक भाषा भाषा का शुद्ध रूप होता है, ठीक है, जो एक क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जैसे तिथि होता है वैसे, लेकिन अमानक भाषा इसमें तिथि को तिथि न कहकर तिथि कहा जाता है, तो यह अमानक भाषा कहलाती है। समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है जितना इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, कठिन कोई परिभाषा नहीं है। कूट भाषा, ये मैंने शायद दोबारा लिख दिया है। कूट भाषा वही होती है जो कोडिंग या डिकोडिंग द्वारा करी जाती है। कृत्रिम भाषा, देखिए कृत्रिम भाषा क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि यंत्र द्वारा इसको स्टोर रखते हैं। स्टोर रखने का मतलब ये है कि इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित करके रह सकते हैं किसी यंत्र द्वारा, जैसे रिकॉर्डर है, ठीक है, रेडियो या कोई वॉइस रिकॉर्डर है, तो वो कृत्रिम भाषा के अंतर्गत आता है। और भाषा आपको इसका अभिप्राय बतला दिया। तो हमने आज जाना भाषा क्या होती है, भाषा के अंतर्गत उसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन सी जो क्या कहते हैं भाषा के और अन्य रूप होते हैं उनको समझा। तो यहाँ पे इतने टाइप के भाषा के अंतर्गत भाषाएं सम्मिलित हैं। मैंने आपको सबका अर्थ बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई इसमें से डाउटफुल या कोई पॉइंट ऐसा है कि और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज हमने जाना भाषा के प्रकार, ठीक है यार, भाषा के बारे में। यहाँ पे जो राजभाषा है वो हिंदी, अनुच्छेद जो है हमारा 343 और 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी जो हमारी राजभाषा है इसके बारे में, इसके लिए मान्यता मिली, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तभी से हम 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें पूछ लेता है वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको बतला देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जैसे आते हैं वो रहता है जैसे कि जो हमारी मौखिक भाषा है, ठीक है, मौखिक भाषा है वो भाषा का कैसा रूप है। तो मौखिक भाषा हमारा अस्थायी रूप है। आप ध्यान रखिएगा कि अस्थायी रूप है। और क्यों है यह अस्थायी रूप, आप समझ ही गए होंगे कि एक बार बोले जाने पर यह खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर इसको मतलब हम किसी चीज़ पे या किसी यंत्र द्वारा स्टोर नहीं करते हैं तो यह अस्थायी रूप है, ठीक है। इसमें दो लोगों का परस्पर आमने सामने होना जरूरी है, तो इसको ये कह सकते हैं, या किसी यंत्र की या माध्यम की ज़रूरत है, ठीक है। तो मौखिक भाषा, लेकिन इसकी कई बार इकाई पूछ लेता है, ठीक है। मौखिक भाषा की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है ध्वनि, ठीक है। तो मौखिक भाषा की इकाई ध्वनि है। तो एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है ये हो सकता है। और साथ ही हमारी जो लिखित भाषा है वो कैसा रूप है, वह स्थायी रूप है, क्योंकि हम इसको लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं किसी पत्र पर या किसी कागज़ पर लिखकर, ठीक है। तो यह स्थायी रूप है। और साथ ही इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है वर्ण। वर्ण जो है एक शब्द या ये कहें कि एक पूरे वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। तो मौखिक भाषा जो होती है उसका हमारा इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और साथ ही लिखित भाषा होती है हमारी, उसकी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि एक जो है, ध्वनि को ही कई बार वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई वर्ण इसलिए है क्योंकि वर्ण लिखित तौर पर होती है, ठीक है। वर्ण जो होता है लिखित तौर पर होता है, जबकि ध्वनि क्या होता है, केवल मौखिक तौर पर होता है, इसलिए ये ध्वनि है, ठीक है। साथ ही हम पर्यायवाची और विलोम शब्द लेकर चलेंगे, जिससे हमारा जो शब्दकोश है या शब्द भंडार है वो मजबूत हो। और मैं बता दूंगा उसके साथ ही क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जिससे हमारे जब पर्यायवाची और विलोम शब्द हमारा टॉपिक आएगा वो उपयोगी हो, ठीक है। तो अगला हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द। तो अब हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे मैं पर डे आपको हर लेक्चर में लास्ट में जो बताऊँगा 5-5 लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन पुटअप करता है, मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए अग्नि का इसमें से ऐसा हो सकता है कि आपको 4-5 आते ही हों,
पर इसमें अन्य भी आपको जानने जरूरी हैं या उसमें ध्यान आने जरूरी हैं। तो अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन, अरुण, चारदेव, कृषाणु, धूम्रकेतु, ध्यान दीजिएगा कि धूमकेतु ना होकर धूम्रकेतु है, और वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। ठीक है, तो अश्व जो है, अश्व का क्या होता है देखिए, घोड़ा है, बाजी, घोटक, सैंधव, तुरंग, बछड़ा और अर्धा। ठीक है, इसमें से जो सिंपल है ये 2-3, और उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, या ये कहें कि अर्धा और सैंधव, कई बार बछड़ा और बाजी भी आता है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट है हमारा अगला है ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्मा, इसमें अलग आएगा, अनादि, अज ध्यान रखें, अगोचर भी ध्यान रखें, जगदीश आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये होते हैं ईश्वर के पर्यायवाची। फूल होता है सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून, प्रसून पूछता है कई बार मंजरी और लतांता भी पूछता है, पुहप और पुष्प। ठीक है, सूर्य के होते हैं सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि, नारायण, तरणी, अर्क, मार्तंड, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। इसमें से ये जो सारे भी हमारे 5 जो हमारे पर्यायवाची हैं, ये प्रीवियस या ना कहीं एग्जाम में आए ही हुए हैं, तो उनको ही लेके मैं चला हूँ यहाँ पे। मार्तंड, दिवाकर, सविता, कमलबंधु, आदित्य ध्यान रखें, अंशुमाली ध्यान रखें, अर्क ध्यान रखें, प्रभाकर। हालांकि होने को सारा ही इंपॉर्टेंट है, पर एक बार आपको जरूरी इनको पढ़ना जरूरी है 1-2 बार। हालांकि यहाँ पे आपके सामने ऐसे ये प्रेजेंट किए जाएंगे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी क्लास के साथ ही, पर आपको इसको ध्यान रखना है कि सूर्य मार्तंड का है। हाँ, इसके बाद देखिए कई बार एग्जाम में पूछता कैसे है कि वो पूछ लेगा कि देखिए क्वेश्चन हमने जरूर ध्यान से पढ़ना है। जैसे पूछ लेगा कि इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या पूछेगा कि इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन वो दे देगा सूर्य के, जैसे मार्तंड हो गया आपका, सविता हो गया, आदित्य हो गया, और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे कृषाणु हो गया। तो इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कृषाणु उसका सही होगा, क्योंकि कृषाणु अग्नि का है। तो ऐसे ही दूसरे के पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है या मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, तो अगला हमारा होगा क्या, वो होगा विलोम शब्द। ठीक है, तो अगला जो हमारा है वो है विलोम शब्द। यहाँ पे भी हम विलोम शब्द 5 ही लेके चलेंगे। देखिए, शब्द जो होता है हिंदी या व्याकरण या आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसका अगर हमें अर्थ पता है तो हम उसका विलोम या ये कहें कि उसके बारे में हम बतला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेते हुए चलता हूँ। जैसे शब्द है व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, अत का इति, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, और सूक्ष्म का स्थूल, अनुरक्ति, विरक्ति। ये देखिए जिसमें विलोम शब्द आएंगे, क्योंकि ये एक हमारे शब्दकोश का जो टॉपिक है, या इस कहें कि पूरा शब्द भंडार ही है हिंदी का। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें इनके अर्थ मालूम है तो हम इनके विलोम वहाँ पर सही कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अर्थ भी बतलाता हुआ चलता हूँ। जैसे व्यष्टि का अर्थ होता है समाज से जो भिन्न हो, मतलब सामाजिक नहीं हो, वह क्या होता है, व्यष्टि कहलाता है। और समष्टि क्या होता है, समष्टि होता है जो सामाजिक हो। ठीक है, तो व्यष्टि का अर्थ जो समाज से भिन्न हो, और समष्टि जो ये कहें कि सामाजिक हो, वो क्या कहलाता है, समष्टि। अत का अर्थ क्या होता है, अत का अर्थ होता है हमारा जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो या जिसकी मापन ना हो सके, वो कहलाता है अथ। और इति का अर्थ होता है जो समापन की ओर हो या जिसका अंत निकट हो, उसको इति कहते हैं। देखिए, ये विलोम ही हुआ कि जिसकी गहराई ना माप सके और जिसकी गहराई मापन हो, या ये कहें कि अंत की ओर ही हो, वो इति कहलाएगा। अभिज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, जिसको सर्वज्ञानी कह सकते हैं, जो सब कुछ जानता हो वो अभिज्ञ कहलाएगा। और अनभिज्ञ जिसे कुछ मालूम ना हो या जिसको बहुत ज्ञान ना हो। ठीक है, अल्प ज्ञान हो। ठीक है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म आप जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, या इसको कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म, एक छोटा रूप या एक कण, इसको कह सकते हैं सूक्ष्म। और स्थूल होता है मोटा या बहुत बड़ा। ठीक है, ये स्थूल कहलाता है। अनुरक्ति, तो अनुरक्ति होता है हमारा भक्ति या प्रेम, या ये कहें कि जिसमें हमारा क्या हो, हमारी इच्छा हो या हमारा इंटरेस्ट हो, उसको कहते हैं अनुरक्ति।
विरक्ति होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो, जिसमें प्रेम ना हो, या जिसको कहते हैं कि इसमें हमारी रुचि ना हो, वह विरक्ति होता है। ठीक है, तो हमने आज क्या जाना, व्यष्टि का अर्थ जो समाज से भिन्न हो वह व्यष्टि कहलाएगा, और समष्टि होगा हमारा जो सामाजिक हो, ठीक है, वो समष्टि कहलाएगा। अथ जिसकी गहराई का मापन ना हो सके, ठीक है, तो वह अथ कहलाएगा। ठीक है, और जो इति होता है वह समाप्ति की ओर या उसके अंत की ओर। अभिज्ञ जो सब कुछ जानता हो वह अभिज्ञ कहलाएगा। अनभिज्ञ जिसे कुछ मालूम ना हो, या इसको कहें अल्प ज्ञान जिसको होता है, वो अनभिज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म हुआ कण या बहुत छोटा रूप, स्थूल हो गया मोटा या उसका बड़ा रूप। ठीक है, अनुरक्ति जिसमें प्रेम भावना हो, जिसमें रुचि हो, और विरक्ति जिसमें प्रेम भावना ना हो, जिसमें हमारी कोई रुचि ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा विरक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको मुझे लगता है कि कुछ आगे होंगे, किसका अर्थ समझ आया होगा। तो अगले में भी हम यही जानेंगे, हमारे 5 पर्यायवाची और 5 विलोम शब्दों को। साथ ही जो हमारा टॉपिक अगला रहेगा वो रहेगा हमारा हिंदी भाषा का विकास। तो अगले में जानेंगे हम हिंदी भाषा कैसे उसका विकास हुआ, कैसे हिंदी शब्द आया, इन सबको जानेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और साथ ही उन दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ जो हिंदी को अपना कठिन विषय मानते हैं या स्कोरिंग सब्जेक्ट में अपना अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।